हाय हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q3 का कौन कौन एनालिसिस करेंगे कंपनी का। रिजल्ट कंपनी के काइंड ऑफ मिक्स रहे थे। टॉप लाइन का ग्रोथ काफी अच्छा था, 30% से ज्यादा का ग्रोथ था। एंड जब से आप देखोगे कंपनी लिस्ट हुई है, हार्डली कोई भी ऐसा एक हमने क्वार्टर देखा है जहां पे एक एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी की आई हो। अदरवाइज हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली 25-30% के ग्रोथ को कंपनी ने मेंटेन रखा है। हमने बहुत सारी कंपनीज डिस्कस करी है जिनका बेस एक बार जब हाई बन जाता है तो ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, बट यथार्थ उस पार्ट पे कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स इनके मार्जिन पे, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह करी है, सो उससे बिट्टा भी कम हुआ है, पैट का ग्रोथ भी काफी स्लो हुआ है। लेकिन टॉप लाइन के पार्ट पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनकम टैक्स का जो इशू था वो भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था इनके रिजल्ट के साथ में। अब देखेंगे कि कौन कॉल में मैनेजमेंट कैसा कमेंट्री दे रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, एंड ओवरऑल ऑपरेशनल्स पे, फाइनेंशियल्स पे कैसा इंपैक्ट रह सकता है कंपनी के। इनका ग्रोथ वगैरह अगर हम देखें तो अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि 30% की ग्रोथ को हमने वाई वाई लेवल पे फिर से सरपास किया थर्ड क्वार्टर के अंदर। इबिट्टा में 9 मंथ्स में सिर्फ 20% का ग्रोथ है। और अगर आप मार्जिन भी देखोगे कंपनी के, तो लास्ट ईयर इनके 27-28% के इबिट्टा मार्जिन होते थे। इस पूरे तीनों क्वार्टर्स में Q1, Q2, Q3 में 24 से 25% के बीच में कंपनी के मार्जिन हुए हैं। बिकॉज जो ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल कंपनी ने एक्वायर किया था वो मई के मिड में इनका स्टार्ट हुआ, ऑपरेशनलाइज हुआ, एंड हार्डली अभी 1-2 क्वार्टर ही हुए हैं उसको पूरा बिजनेस डेवलप करते हुए। सो उसका यूटिलाइजेशन लेवल अभी लो है, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज हो गए हैं और मार्जिन को वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे पैट में भी कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। इस क्वार्टर में सिर्फ 3% की ग्रोथ है। Q2 में भी हमने देखा था हार्डली 10% का ग्रोथ था। सो मार्जिन पे और पैट पे प्रेशर है कंपनी के, बट ऑफ कोर्स टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देन आरपोप में भी अच्छा ग्रोथ है, 10% का ग्रोथ है कंपनी के आरपोप के अंदर, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो अगर आप ग्रुप लेवल पे देखोगे तो 30,600 का आरपोप है यथार्थ का। एंड मेजरली इनको दो हॉस्पिटल्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल, जहां से कंपनी का 37,000 का आरपोप आता है। एंड दूसरा है इनका ग्रेटर फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल, जहां से 34,500 का आरपोब आता है कंपनी का। तो अगर आप देखोगे इन दोनों हॉस्पिटल का जो आरपोब है वो कंपनी के ग्रुप आरपोब से काफी ज्यादा है। एंड इनमें 21%, 12% का ग्रोथ भी है वाई वाई लेवल पे। सो मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इन दोनों हॉस्पिटल्स में हमने लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर काफी सारी हाई एंड सुपर मेडिकल स्पेशलिटीज ऑफर करनी स्टार्ट करी है। उसका एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, तो हमारा जो आरपोब है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है। एंड अगेन एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यथार्थ का आरपोब देखोगे सिर्फ 30,000 का, एंड इसको कंपेयर करोगे इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में, लाइक मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, सो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। उनका 60-70,000 के आसपास है, यथार्थ का 30,000 है। तो ये एक अच्छी चीज भी क्या है कि इस कंपनी के पास में स्कोप है कि ये अपने आरपोब को और इंक्रीज कर सकता है आने वाले टाइम में। बिकॉज अभी तक बहुत कम हॉस्पिटल्स में ये मेडिकल हाई एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, कंपनी के आरपोप का अच्छा स्कोप है आगे इंप्रूव होने का। देन ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल, अभी 2 ही क्वार्टर हुए हैं जहां पे उसको पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशनल मिला है। एंड सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर इसका प्रोग्रेस काफी अच्छा है। आज के टाइम पे 5% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से आता है। सो मार्जिन में जरूर ये इंपैक्ट कर रहा है कंपनी को, लेकिन रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका आना स्टार्ट हो गया है। देन पेमेंट्स वगैरह इन्होंने कर दिए हैं। जो 2 न्यू एक्विजिशंस करी है, फरीदाबाद के अंदर 400 बेड का हॉस्पिटल, दिल्ली में मॉडल टाउन के अंदर 300 बेड का हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल्स के एक्विजिशन का पेमेंट कंपनी ने कर दिया हुआ है। एंड अब पूरा इनकम टैक्स वाले पार्ट पे बात करते हैं। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले मैनेजमेंट का कहना है कि 12-13 मंथ्स पहले, मतलब अराउंड अक्टूबर सितंबर के अराउंड 2023 में आईटी डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन हुआ था यथार्थ हॉस्पिटल के कुछ प्रीमाइसेस के अंदर। एंड वहां पे जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, उन्होंने कंपनी के बैलेंस शीट पे 250 करोड़ का एक अमाउंट था एफडी के अंदर, उसको उन्होंने प्रोविजनली अटैच कर लिया, ब्लॉक कर लिया उस टाइम के ऊपर। क्योंकि जस्ट अगस्त या जुलाई के आसपास ही कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पे, तो वो जो फंड रेज किया था कंपनी ने आईपीओ से, वो इनका एफडी के अंदर पड़ा हुआ था। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस अमाउंट को जो है वो अटैच कर लिया उस टाइम पे। मैनेजमेंट क्या कह रही है कि वो जो उन्होंने अटैच किया था या ब्लॉक किया था उस अमाउंट को, उसका कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कुछ फाइंडिंग्स मिली थी कंपनी के अगेंस्ट में कि इतना कुछ पेनल्टी इनका बनता है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो एफडी को अटैच किया हो। जस्ट एक रैंडमली उनको कुछ भी एसेट वगैरह अटैच करना था। वो एफडी क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में पड़ी थी, बिकॉज उन्होंने जस्ट आईपीओ रेस किया था, तो वो उन्होंने प्रोविजनली उस टाइम पे अटैच कर लिया। लास्ट काफी सारे क्वार्टर्स में हमने भी डिस्कस किया कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो 250 करोड़ का अमाउंट था
उसमें से कुछ पार्शली अमाउंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिलीज करती गई एंड कंपनी ने उसको अपने आगे के एक्सपेंशन के लिए यूज किया। अब कुछ मंथ से जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, आई मीन कोई इस केस को आगे प्रोग्रेस मॉनिटर कर नहीं रहा था। न्यू जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया, इस केस के ऊपर अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया एंड अगेन उनको वो जो एसेट था जो उस टाइम पे 250 करोड़ का था वो ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका था। सो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के एफडी में अराउंड 60 करोड़ का अमाउंट पड़ा था, उसको अटैच किया इस बार। एंड कुछ जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे यथार्थ का स्टेक है, कुछ इक्विटीज है इनकी, उसको उन्होंने अटैच कर लिया। सो ये भी डिसीजन सेम, आई मीन कुछ ऐसा कैलकुलेशन के थ्रू या कुछ ऐसा फाइंडिंग मिला हो उसके बेसिस पे नहीं है, जस्ट उनको कुछ एसेट्स वगैरह अटैच करने थे तो ये प्रॉपर्टीज उन्होंने अटैच करी है और 60 करोड़ का एफडी जो है कंपनी का उसको इन्होंने अटैच करा है। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि हमको अश्योर किया गया है कि पूरा जो केस होता है इंडिया में कोई भी इनकम टैक्स का वो 2 इयर्स के अंदर कंप्लीट होता है। हमारा जो केस है उसको 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका है एंड पूरा अश्योरेंस हमको दिया गया उनकी तरफ से कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक, 2025 के एंड तक जो भी ये मैटर है इनकम टैक्स का ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आई मीन यथार्थ अगर चाहे, कंपनी अगर चाहे तो आज के टाइम पे कुछ बैंक गारंटीज यूज करके अपने उन एसेट्स को रिलीज करवा सकती है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा करने का। उसका रीजन ये है कि अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही इनको अश्योर किया गया है कि आपके ये जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है या ये जो 60 करोड़ का अमाउंट है, ये हम अगले कुछ वीक्स में या नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर ही इसको रिलीज कर देंगे। तो ये कन्वर्सेशन भी उनकी तरफ से दिया गया, ये कमिटमेंट भी उनकी तरफ से दिया गया। इसीलिए कंपनी कुछ बैंक गारंटी वगैरह यूज करके इसको भी रिलीज करने का अभी कुछ उनका प्लान नहीं है। मैनेजमेंट अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट है कि पूरा मैटर जो है वो कैलेंडर ईयर तक रिजॉल्व हो जाएगा एंड जो हमारे एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी अगले कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के अंदर वो भी रिलीज कर दी जाएगी। सो इसका इनको पूरा अश्योरेंस है। दूसरा पार्ट, कंपनी कह रही है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम होता या कुछ कंपनी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ उनको फाइंडिंग हुआ होता तो हमने अभी दिसंबर में क्यूआईपी रेज किया था। सो क्यूआईपी के टाइम पे पूरा हमने उनके साथ में डिस्कशन किया, उनको बताया कि हमें बिजनेस का आगे एक्सपेंशन प्लान है, ग्रोथ प्लान है, उसके लिए हम क्यूआईपी फंड रेजिंग कर रहे हैं। बट वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनफैक्ट उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट किया गया इस क्यूआईपी को। एंड जो भी हमने फंड रेज किया क्यूआईपी के थ्रू, क्यूआईपी में कंपनी ने 6.23 करोड़ का अमाउंट भी यूज किया। वो जो 60 करोड़ का प्रोविजनल ब्लॉक अमाउंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने वो 6 करोड़ का अमाउंट रिलीज किया। कंपनी ने उसको क्यूआईपी के टाइम पे यूज किया एंड जितना भी फंड इन्होंने क्यूआईपी से रेज किया उसको कंपनी यूज भी कर चुकी है, उसका काफी ज्यादा पार्ट। मतलब जो 2 हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर किए हैं उसका पेमेंट कर दिया है, बैंक का डेट था उसको रीपे कर दिया एंड अभी बाकी का जो पार्ट पेंडिंग है, कुछ जो अमाउंट पेंडिंग है इनके बैलेंस शीट पे, उसको कंपनी आगे और फर्दर यूटिलाइज करेगी। सो मैनेजमेंट क्या कह रही है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है इन सारी चीजों से तो पहला नंबर 1 वो हमको क्यूआईपी करने से ही रोक देते हैं। आई मीन वो वहीं पे ऑब्जेक्ट करते कि अभी कुछ फाइंडिंग्स वगैरह चल रही है, हम इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप आके क्यूआईपी रेज करें। दूसरा पार्ट, हमने वो फंड रेज किया तो अगर अगेन उनको कोई इशू होता तो वो क्यूआईपी वाले फंड को भी अटैच कर सकते थे, प्रोविजनली ब्लॉक कर सकते थे। बट अगेन वहां पे भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं दिखाया एंड हमने अच्छे से उस फंड को यूज किया और आगे भी फर्दर यूटिलाइज करेंगे। तो ये 2-3 बड़े रीजन है, प्लस उनकी तरफ से खुद हमको अश्योरेंस दिया गया है। तो मैनेजमेंट अपने पार्ट पे काफी अश्योर है कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर, वीक्स के अंदर ये मैटर पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, इनके एसेट्स रिलीज कर दिए जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर अगेन इनका जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो ये पूरा आप बेसिकली बोल सकते हो कि अपडेट है इनके इनकम टैक्स इशू के ऊपर। नाउ बिजनेस की अगर हम बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा जो हॉस्पिटल है, ऑफकोर्स वही इनके आरपोप को मेनली ड्राइव कर रहा है। मैनेजमेंट कह रही है कि 10% ग्रोथ का हमने गाइडेंस दिया है अपने आरपोप के अंदर, इन 9 मंथ्स में 10% का ग्रोथ है और आप आगे भी देखोगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक ये 10% का ग्रोथ इसमें कंटिन्यू रहेगा। देन जो इन्होंने एक्विजिशंस करी हैं ग्रेटर फरीदाबाद के बाद जो एक और फरीदाबाद में हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है, सो उसके पीछे का स्ट्रेटेजी क्या है? मैनेजमेंट कह रहा है सेम स्ट्रेटेजी जो हमने नोएडा में फॉलो करी थी। सबसे पहले हमने नोएडा में एंटर किया, फिर ग्रेटर नोएडा गए, उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन में गए। आज के टाइम पे सेम स्ट्रेटेजी हम फरीदाबाद के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में फिडेलिस हॉस्पिटल को एक्वायर किया था। मैनेजमेंट कह रही है कि वहां की मार्केट की, उसका रिसर्च, वो सारा कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हमको आज के टाइम पे। अब ये जो फरीदाबाद हॉस्पिटल है वो उसके अराउंड 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है।
सो हमको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा कि अपनी एक्सपीरियंस, अपना जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको हम लेवरेज कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक लीडिंग पोजीशन बनाएंगे। सेम जैसे इन्होंने नोएडा के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन यथार्थ का है, सेम चीज कंपनी रेप्लिकेट करने को देख रही है फरीदाबाद के अंदर। दूसरा जो एक्विजिशन है दिल्ली के अंदर, कंपनी कह रही है कि मॉडल टाउन एक हाई सोसाइटी एरिया है, हाई इनकम एरिया है। सो एक हमारे पास ऑप्शन मिलेगा कि अपना एक अच्छा पोजीशन वहां पे बिल्ड कर सकते हैं और इसके साथ में दिल्ली में हमारी एंट्री भी हो जाएगी। दोनों हॉस्पिटल्स आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और जनरली इनका कहना है कि हमारे हॉस्पिटल्स का जो ब्रेक इवन है वो 18 मंथ से 2 इयर्स तक होता है, यानी 1.5 साल से 2 साल का टाइम लगता है ब्रेक इवन करने में, और 4 से 5 ईयर का टाइम लगता है उसका पूरा पे बैक, मतलब पे बैक पीरियड 4 to 5 ईयर का होता है। सो थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो जैसे रिटेल ज्वेलरी कंपनीज का होता है, उनका भी यही 1.5 से 2 साल का टाइम होता है ब्रेक इवन का, देन 4 इयर्स होता है उनको पे बैक का। तो थोड़ा थोड़ा इनका भी उसी तरीके का ये पूरा रेशियो वगैरह बोल सकते हो। देन ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है उसका प्रोग्रेस काफी अच्छा रहा है। मैनेजमेंट कह रही है स्पेसिफिकली 4th क्वार्टर जब से स्टार्ट हुआ है, सो तब से काफी सारे जो क्रिटिकल एम्पैनलमेंट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने कर दिए हैं। रिसेंटली एनएबीएच का इंस्पेक्शन भी हुआ था, वो भी हो चुका है और अभी काफी अच्छा उसमें प्रोग्रेस चल रहा है, अच्छी ग्रोथ आ रही है ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से। देन इसके बाद क्यूआईपी मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले जो पेमेंट इनको करना था एक्विजिशन का वो कंपनी कर चुकी है, डेट रीपे करना था वो भी कंपनी कर चुकी है। आगे अब कंपनी कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करेगी, इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो इनको मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेज करने होंगे, कुछ रोबोटिक्स वगैरह कुछ वहां पे इंस्टॉल करना होगा, उन सारी चीजों पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। एंड बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट होगा वो कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज करेगी, बिकॉज इनका गाइडेंस है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1 या 2 हॉस्पिटल मिनिमम एक्वायर करेगी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 इन्होंने कर लिया है, तो वही इनका टारगेट रहेगा कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में FY26 में अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, सो अगेन फर्दर एक्विजिशंस के लिए कंपनी बाकी का पेंडिंग अमाउंट यूज करेगी। प्लस इसके साथ में अगर आप देखोगे तो इनका गाइडेंस है कि जो इंटरनल हॉस्पिटल्स हैं इनके नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा, वहां पे भी कंपनी ऑलमोस्ट 1500 बेड्स और ऐड कर रही है बाय द एंड ऑफ 2027 तक इनका प्लान है। सो कुछ जो पार्ट है इस फंड का वो कंपनी इंटरनल एक्सपेंशन के लिए भी यूज करेगी। देन इसके बाद इबिट्टा के ऊपर प्रेशर रहेगा ऑफ कोर्स न्यू हॉस्पिटल्स की वजह से। तो कंपनी कह रही है कि ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जरूर इंपैक्ट किया है हमारे इबिट्टा के ऊपर, बट एट द सेम टाइम उसका रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो गया, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। आगे चल के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये जो 2 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज होंगे, सो इनका जरूर इबिट्टा के ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन क्योंकि हमने नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं ऑफर करना, सो उनका वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होगा और वो हॉस्पिटल्स मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, तो ओवरऑल कंपनी कह रहा है कि इबिट्टा हमारा यहां से और फर्दर डिक्लाइन नहीं होगा। मतलब इनका कहना है कि अभी तक 25% का रन रेट चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर को भी 25% पे एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इवन दो ये 2 हॉस्पिटल स्टार्ट होंगे, इबिट्टा हमारा और नहीं गिरेगा, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल भी अब धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता जा रहा है, ऑक्यूपेंसी का नंबर इंप्रूव हो रहा है, और 2 जो बड़े मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी अच्छे नंबर्स आएंगे। सो इबिट्टा में और फर्दर डिक्लाइन कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा, 25% के आसपास की हमारा इबिट्टा मार्जिन रहेगा। ग्रेटर फरीदाबाद में जो फिडेलिस हॉस्पिटल है इनका 200 बेड का ये हॉस्पिटल है, इसमें से 170 बेड जो है वो सेंसस बेड्स हैं और वो पूरे फुल्ली ऑपरेशनलाइज है। सेंसस बेड का मतलब क्या हो गया, एक हॉस्पिटल के लिए मतलब जहां पे आप पेशेंट को ओवरनाइट रख सकते हो, वो बेड आपके बेसिकली सेंसस बेड होते हैं। बाकी जो बेड्स हो गए वो आपके डे केयर बेड हो गए, जहां पे पेशेंट आता है, कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो विद इन अ डे आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हो आज के टाइम पे, सो उन बेड्स को आप काउंट नहीं करते हो सेंसस बेड्स के अंदर, तो सेंसस बेड से ऑफकोर्स आपको रेवेन्यू ज्यादा आता है। सो कंपनी कह रही कि 200 में से 200 में से 170 बेड जो हैं वो सेंसस बेड हैं फरीदाबाद हॉस्पिटल में, और ये सारे के सारे फुल्ली ऑपरेशनलाइज हैं। देन अदर एक्सपेंसेस भी कंपनी के काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका बड़ा रीजन है डॉक्टर का रिक्रूटमेंट। जो ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया है उसमें काफी सारे डॉक्टर्स को इन्होंने रिक्रूट किया है रिसेंटली, तो उसकी वजह से अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पे भी पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपका 2 हॉस्पिटल्स दोबारा ऑपरेशनलाइज होंगे, वहां पे भी आपको डॉक्टर को रिक्रूट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कह रहा है कि बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में अदर एक्सपेंसेस इतने ज्यादा शूट अप नहीं करेंगे जितने अभी रिसेंटली किए हैं, बिकॉज एक एडवांटेज हमको ये मिल रहा है कि जो हमने फरीदाबाद का हॉस्पिटल एक और एक्वायर किया है ग्रेटर फरीदाबाद के साथ में,
तो वहां पे हमको काफी सारे डॉक्टर्स का खुद से इंटरेस्ट आ रहा है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल्स को, क्योंकि 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उनका एस्पिरेशन है कि एज अ हेड वो ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों हॉस्पिटल्स को, ताकि हम दोनों हॉस्पिटल में उनकी सर्विसेज जो है, उनका एक्सपीरियंस जो है उसको अच्छे से लेवरेज कर लें। सो कंपनी कह रही है कि अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहां से हार्डली 1% या 1.5% इंक्रीज होगा। कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है करंट लेवल से और कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है इसके अंदर। दिल्ली के अंदर कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी? सो कंपनी कह रही है कि क्योंकि वही ये एक हाई सोसाइटी हाई इनकम एरिया है मॉडल टाउन का, तो इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हाई स्किल्ड डॉक्टर्स को हम रिक्रूट करें। सारे हाई एंड मेडिकल सर्विसेज कंपनी यहाँ पे ऑफर करेगी डे 1 से। तो इसमें आरपो वगैरह भी अच्छा आएगा, प्लस एम्पैनलमेंट वगैरह जो है गवर्नमेंट के साथ में जो हॉस्पिटल्स का होता है। सो कंपनी कह रही है कि जनरली 6 मंथ्स का टाइम लगता है उन सारी चीजों में, लेकिन क्योंकि ये हॉस्पिटल सिर्फ 3-4 मंथ्स तक ही क्लोज रहा है, तो इसमें पेपर वर्क काफी हद तक हो चुका है। तो इसका जो रैंप अप है वो भी काफी फास्ट होगा आने वाले टाइम में। डेप्रिसिएशन का भी गाइडेंस दिया है कंपनी ने। तो अगर आप इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट देखोगे, सो आई थिंक वाई लेवल पे डबल हो गया। 7-8 करोड़ का डेप्रिसिएशन था लास्ट ईयर 3rd क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 17-18 करोड़ का डेप्रिसिएशन आया कंपनी का। मैनेजमेंट कह रही है जैसे जैसे बेड्स ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये यहां से और ज्यादा नहीं इंक्रीज होगा। 17 करोड़ का ही इन्होंने गाइडेंस दिया है कि क्वार्टरली रन रेट जो है डेप्रिसिएशन का वो 17 करोड़ ही रहेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पे करोगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि इनके पैट में पीबीटी में कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। सो इनका 4th क्वार्टर में, लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 178 करोड़ था। अब मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 30% का ग्रोथ ये कॉन्फिडेंट है मेंटेन रहेगा आगे चल के। सो ये जो करंट क्वार्टर आपका चल रहा है 4th क्वार्टर, अगर इसमें कंपनी 30% का ग्रोथ दिखाती है तो 178 करोड़ के ऊपर 30% का ग्रोथ आपका जो रेवेन्यू बन जाता है वो 230 से 235 करोड़ के रेंज में बन जाता है। इबिटा का गाइडेंस कितना दिया इन्होंने? 25% का। तो 230 करोड़ के ऊपर अगर 25% का इबिटा आता है कंपनी का, तो अराउंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो इबिटा का नंबर है वो 56-57 करोड़ के रेंज में आएगा। देन कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, डेट ये रीपे कर चुके हैं। हार्डली 1-2 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट आता है इनका। और उसके साथ में अगर आप ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपका जो पीबीटी है या फिर आपका जो पैट है उसमें आपको दिखेगा कि वाई लेवल पे अगेन 4th क्वार्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखेगा कंपनी का। पीबीटी तो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, पैट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में इनका जो टैक्स एक्सपेंस था वो 13% था। अभी पिछले 3 क्वार्टर से जो कंपनी का टैक्स एक्सपेंस है वो 24 से 26% के रेंज में है। सो पीबीटी में हमको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। एंड पैट के लेवल पे या ईपीएस के लेवल पे अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है कंपनी से 4th क्वार्टर के अंदर। सो क्योंकि कंपनी एक्सपैंड करता जा रहा है, बेड्स ऐड कर रहे हैं, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है, लोअर यूटिलाइजेशन है, तो ये सारी चीजें कंपनी के इबिटा को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल पैट के ऊपर प्रेशर आ रहा है कंपनी का। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर तक तो कम से कम इनके पैट के ऊपर प्रेशर रहेगा। मतलब बॉटम लाइन में एक बहुत हेल्दी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यथार्थ से, एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर तक। देन इसके बाद पेयर मिक्स पे कैसा गाइडेंस है? सो लास्ट ईयर ही इन्होंने गाइडेंस दिया था कि पेयर मिक्स जो है, मतलब गवर्नमेंट से जो इनको बिजनेस आता है, लास्ट ईयर तक 40% आता था, इसको आगे चल के हम इंप्रूव करेंगे। अभी 9 मंथ्स के अंदर इनका जो गवर्नमेंट से बिजनेस है वो 35% हो गया है, लास्ट ईयर 40% था। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने इसी चीज को माइंड में रखते हुए नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल्स में वो सारी हाई एंड मेडिकल सर्विसेज देनी स्टार्ट करी है। ऑन्कोलॉजी स्टार्ट हुआ है, आपके ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। ये सारे हाई एंड मेडिकल सर्विसेज हैं। अब जैसे जैसे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, 2 चीजें होंगी। पहला, हमारा आरपोप का नंबर इंप्रूव होता जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। सो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो पेयर मिक्स है वो इंप्रूव होता जाएगा। मैनेजमेंट कह रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमारा गाइडेंस है कि 35% हमारा जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से आएगा। ऑलरेडी 40 से 35 हो गया है। देन नेक्स्ट 2.5 ईयर के अंदर कंपनी कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट बिजनेस शेयर है वो 25% पे आ जाएगा। इस साल 35%, नेक्स्ट 2.5 ईयर के अंदर 25% पे आ जाएगा। देन रिसीवेबल वाला पार्ट अगर आप देखोगे, सो लास्ट 9 मंथ्स में रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है यथार्थ की, लेकिन उसके बाद भी रिसीवेबल का नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। 270 करोड़ का रिसीवेबल है कंपनी का, और रिसीवेबल डेज अगर आप देखोगे तो वो 110 डेज के आसपास है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इस साल तो 110 के आसपास ही हम इसको एंड करेंगे। देन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स के अंदर रिसीवेबल डेज भी हमारा इंप्रूव होकर के 75 से 80 डेज के आसपास आ जाएगा। क्यों?
अगेन उसका भी सबसे बड़ा मेन लीवर है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो आपका बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, 35 से 25% होगा। दूसरा, कंपनी ने क्या किया है, इंटरनली इन्होंने टीम बिल्ड करी है, जो इनके सीएफओ जिनको लीड कर रहे हैं। सो वो काफी सारे एजेंसीज के साथ में कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो इनको हेल्प कर रहा है कि गवर्नमेंट से इनका जो रिसीवेबल है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कम होता जा रहा है। प्लस कुछ जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास में भी इनका जो रिसीवेबल अमाउंट पड़ा हुआ है वहां से भी अच्छी रिकवरी आ रही है। सो इस वाले पार्ट पे मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 2.5 ईयर के अंदर एक तो गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी, सिर्फ 25% हो जाएगा। दूसरा, रिसीवेबल नंबर भी हमारा 110 से 75 टू 80 डेज हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा गाइडेंस दिया इन्होंने। मैनेजमेंट कह रहा है कि पहले क्या होता था, हमको जब नया हॉस्पिटल हम ओपन करते थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता था हमको, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि काफी सारी जो वही हाई एंड सर्विसेज है वो हम ऑफर करने लग गए हैं, तो जो नए हॉस्पिटल्स है हमारे, जैसे ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर न्यू हॉस्पिटल्स में वो सिर्फ 15% रहेगा। तो ये बड़ा लीवर है जो हमारे ओवरऑल पेयर मिक्स को इंप्रूव करेगा आगे चल के। देन रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने सेम रखा है, 30% मैनेजमेंट कह रही है कि लास्ट काफी सारे क्वार्टर से हम करते आ रहे हैं वाई लेवल पे। आगे भी हमारा कॉन्फिडेंट है कि 30% का ग्रोथ हमारा कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। देन ये जो 2 हॉस्पिटल्स कंपनी के आने वाले हैं दिल्ली में और फरीदाबाद में, इनमें सेंसस बेड्स का जो रेशियो है वो 90% रहेगा, मतलब 90% जो बेड्स हैं इनमें वो सेंसस बेड्स रहेंगे, क्योंकि डे 1 से कंपनी कह रही है कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में जितनी भी हाई एंड मेडिकल सर्विसेज होती है वो सब हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे। सो इनका जो रैंप अप है वो भी काफी फास्ट होगा कंपेयर टू ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल। कंपनी कह रही है कि इसका आरपो भी अगर आप देखोगे तो अपवर्ड्स ऑफ 35,000 रहेगा, यानी ये दोनों हॉस्पिटल कंपनी के लिए आरपो एक्रेटिव रहेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव गाइडेंस इन्होंने दिया है। बाकी जनवरी के ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि दिसंबर जो है वो सबसे वीक मंथ होता है पर्टिकुलरली हमारा, क्योंकि उसमें फॉग वगैरह होता है, स्कूल्स वगैरह बंद होते हैं, तो काफी सारे ओपीडी के केसेस भी कम आते हैं। जनवरी का स्टार्ट काफी अच्छा हुआ है एंड काफी सारे जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा डिले करते हैं अपने ट्रीटमेंट को Q3 के अराउंड, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, फिर आपका विंटर सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ होता है, वो भी फोर्थ क्वार्टर में भी उनका फुटफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि एक अच्छा स्टार्ट हुआ है एंड एक अच्छे नोट पे, जनरली जो हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है वो वैसा क्वार्टर ये वाला हमारा रहेगा इस बार भी। तो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था यथार्थ हॉस्पिटल का। रिजल्ट ऑफ कोर्स थोड़े से मिक्स जरूर है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि टॉप लाइन की ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, 30% का ग्रोथ इनका कहना है कि कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी। हमने इसी क्वार्टर में बहुत सारे बिजनेसेस को डिस्कस किया जहां पे बहुत सारे रीजंस की वजह से कहीं पे गवर्नमेंट का केपेक्स कम हुआ, कहीं पे डिमांड स्लो हो गई, कहीं पे इन्फ्लेशन का प्रेशर आया, काफी सारे रीजंस की वजह से बिजनेसेस का ग्रोथ घटा है। यथार्थ हॉस्पिटल उस वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, हर एक क्वार्टर में 25-30% का ग्रोथ इन्होंने मेंटेन रखा है। आपको पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में हार्डली कुछ ऐसे 2-3 प्लेयर्स मिलेंगे जो इसके आसपास के रेंज पे ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो उस पार्ट पे तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2 इश्यूज है मेजरली। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट के ऊपर, सो हमने देखा कि मार्जिन में इनका डिक्लाइन हुआ है और ये 25% का इबिटा कंटिन्यू रहेगा कंपनी का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। डेप्रिसिएशन कॉस्ट 17 करोड़ के आसपास रहेगा, तो आप लेके चल सकते हो कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक तो बॉटम लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं आएगी। तो वो देखना पड़ेगा कि उसमें कैसा प्रोग्रेस रहता है इनका। दूसरा जो इशू है वो है आपका इनकम टैक्स वाला मैटर। पर्सनली हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मुझे ये चीज इतनी बॉदर नहीं करती किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे ऐसे र्यूमर्स आते हैं, इस तरीके की चीजें डिस्कस करी जाती है मार्केट में, देन स्टॉक प्राइस बहुत सीवियरली करेक्ट होता है उस कंपनी का, एंड उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद जब चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाती है, कुछ फाइंडिंग निकल के आता नहीं है कंपनी के अगेंस्ट में, स्टॉक दोबारा से नया हाई लगाना स्टार्ट कर देता है। अब ये डेलिबरेटली किया जाता है, किस लिए किया जाता है वी डोंट नो, बट जब तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकल करके नहीं आता या फिर कोई लीगल एंटिटी आके बोलती नहीं कि कंपनी के अगेंस्ट में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली है, कुछ इनको पेनल्टी वगैरह पड़ा है, तब तक इस अजम्पशन के बेसिस पे या र्यूमर के बेसिस पे पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूं कि डिसीजन लेना। मेरा डिसीजन जो है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा कर रहा है, एंड अगर ऐसा कुछ केस हुआ है तो कोई लीगल कहीं से आना चाहिए, किसी लीगल एंटिटी की तरफ से ऐसा आना चाहिए। सो उस वाले पार्ट पे अगेन मुझे पर्सनली कोई कंसर्न नहीं लगता, बट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मुझे ये पर्सनली ज्यादा बॉदर कर रहा है, मेंटली मुझे अननेसेसरी ये हिट कर रहा है, डेली मैं देख रहा हूं कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, स्टॉक में इतना करेक्शन क्यों हुआ है, इनकम टैक्स का कोई नया अपडेट तो नहीं आया, अगर इस तरीके की चीजें मुझे अननेसेसरी बॉदर कर रही हैं, सो इट्स बेटर कि मेरे पास और बहुत ऑप्शंस हैं।
आई मीन अगर आप देखोगे तो थाउजेंड ऑफ कंपनीज हैं अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जहां पे ग्रोथ अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है और इस करेक्शन की वजह से उनका वैल्यूएशन भी बहुत लिक्विडेटिव हो गया है। सो उन पे फोकस किया जा सकता है। अननेसेसरी अगर मेंटली ज्यादा हिट करता है तो ऐसे स्टॉक्स में अवॉइड करना बेटर है। बट मुझे पर्सनली ऑफकोर्स इस तरीके की चीजें हिट नहीं करती अंटिल जब तक कुछ ऐसा निकल करके नहीं आता। सो इट्स बेटर कि उस पर ट्रैक करते रहे। बाकी हाँ, बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 29 का इनका पी मल्टीपल चल रहा है और टॉप लाइन का ग्रोथ 30-31% है। बट यस, बॉटम लाइन पे आपको वो प्रेशर दिखेगा एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर तक। बॉटम लाइन में आप कुछ खास ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस कंपनी से, लेकिन ट्रैक करने लायक तो बिल्कुल है। आई मीन हॉस्पिटल सेक्टर में हार्डली आपको ऐसी कंपनी दिखेगी जो कंसिस्टेंटली स्पेस से ग्रो कर रही हो। सो उस वाले पार्ट पे यथार्थ बहुत अच्छा लगता है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस आता है कंपनी का। आपके जो भी डाउट्स है ऑफकोर्स शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।